दोस्तों, अगर आप 2025 में मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले तो उम्मीद करता हूँ कि तैयारी चल रही होगी। अगर कुछ कमी है तो कोई ना, क्योंकि आज इस वीडियो में भारतीय भवन बुक का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का अति लघु उत्तरीय प्रश्न लाए। जी हाँ, और भारतीय भवन बुक का आपको पता है, अगर आप भारतीय भवन बुक से पूरा क्लियर करके जाते क्वेश्चन आंसर तो लगभग लगभग 95% भारतीय भवन से आता है। जी हाँ, भारतीय भवन का पूरा बुक का अति लघु, दीर्घ या फिर लघु, ठीक, ये तीनों सोल्व करके जाइए हर बुक का। ठीक है, जरूरी नहीं फिजिक्स का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री हर चीज़ का। ठीक, तो आप एकदम देखिएगा एग्जाम में लगभग पूरा यही आता है भाई, क्योंकि भारतीय भवन कर लिए तो पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक आपका पूरा क्लियर हो गया। ठीक, तो चलिए आज इस वीडियो में जानेंगे प्रकाश का परिवर्तन का अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूरा एक से लेकर, यहाँ पे देख सकते हैं बुक में 1 से लेकर 27 तक है। ठीक है, तो एक ही वीडियो में पूरा 1 से लेकर 27 तक जानते हैं। ठीक है, कोई कॉपी पेन लेकर बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट आपको दिमाग में उतर जाएगा। ठीक है, बस आप समझते हुए चलिए, एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाते हुए निकलेंगे। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। ठीक, समतल दर्पण समझिए, समतल दर्पण जब भी बोले तो हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, ठीक, कि समतल दर्पण मतलब कि शीशा, आईना, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण एकदम समतल होता है, उसका नाम ही समतल, एकदम चिकना होता है। ठीक, तो समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण की परावर्तित किरणें कितनी हो सकती है, तो दो ही होगी, एक आपतित किरण होगी, ठीक, एक किरण आएगी और एक क्या होगी, चली जाएगी। ठीक, तो एक आपतित किरण एक परावर्तित किरण, तो आप लिख सकते हैं कि समतल दर्पण पर पड़ने वाले एक ही प्रकाश की किरण दो परावर्तित किरणें हो सकती है। ठीक, एक आपतित और एक परावर्तित। ठीक, नेक्स्ट है ये, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। ठीक, एकदम लंबवत 90 डिग्री बनाने वाली। ठीक, तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। जी हाँ, यानी कि अगर आप समतल दर्पण एकदम सीधा प्रकाश डालेंगे तो इसका कोई भी परावर्तित नहीं होगा। ठीक, इसका परावर्तन नहीं होगा, जिस रेखा से आएगी, ठीक, जिस अपने दिशा से आएगी वहीं से वापस लौट जाएगी। ठीक है, चाहे तो आप लेजर लेके एकदम सीधा देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है ये, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है, तो समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ठीक, नेक्स्ट है ये, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है भाई, तो दो नियम है। ठीक, कौन से नियम है आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, क्योंकि अति लघु इसलिए थोड़ा जल्दी निकलते हैं। ठीक, समतल दर्पण से वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है, तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में यह संबंध है कि दोनों आपस में बराबर होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष क्या है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या फिर मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, प्रधान अक्ष भी कहते हैं या मुख्य अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, क्या, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, ठीक, यानी पी से लेकर सी तक जो मिलाती है उसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा थे, तो देखिए किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। ठीक, यानी कि अगर आप मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण ले जाइएगा, ठीक, तो क्या होगा, मुख्य फोकस से ही गुजरेगा। ठीक, मुख्य फोकस से एकदम गुजरेगा, आप किरण देख लीजिएगा। ठीक, अगर आप किरण डायरेक्ट खींचेगा तो भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो वही है भाई, मुख्य फोकस से गुजरता है, तो वही पूछ रहा है कि फोकस क्या है, तो वही लिख देंगे, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तो वहीं से गुजरती है। ठीक, यानी वहीं से परावर्तन होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो ए बराबर 2 या फिर आर बराबर 2/, सॉरी आर बराबर 2f। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ये सूत्र है। एक दर्पण का नाम बताए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। ठीक, तो अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का अवस्थान कहाँ होना चाहिए। ठीक, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। ठीक, तो वस्तु का स्थान ध्रुव और फोकस के बीच होना चाहिए। ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच अगर वस्तु रखिएगा तो क्या होगा, उसका प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी बनेगा। ठीक, आभासी मतलब काल्पनिक और काल्पनिक मतलब सीधा। ठीक, नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक, जी हाँ, अगर कोई भी वस्तु किसी अवतल दर्पण के सी पर यानी वक्रता केंद्र पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक, ऊपर वस्तु रखिएगा उसका प्रतिबिंब नीचे बनेगा। ठीक, और प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक होगा यानी उल्टा होगा और वस्तु के आकार के बराबर होगा। एकदम याद रखिएगा, बहुत बीबीआई ऑब्जेक्टिव है।
ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है। वस्तु दूरी यू का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है? ऋणात्मक होगा। ठीक, बस घुमाने के लिए पूछ रहा है। ठीक, तो हमेशा समझिएगा अवतल दर्पण के सामने वस्तु ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण के सामने क्या होता है? धनात्मक। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यहाँ पे सूत्र लगा दीजिएगा। ठीक है, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v नहीं दिया हुआ है। ठीक, 1/u कितना है? -15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दूरी कितना है वस्तु की? 15। ठीक है, और अवतल दर्पण है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, एफ दिया हुआ है 10। उसके बाद कैलकुलेशन कीजिएगा तो भी कितना देगा? 6 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा वास्तविक और उल्टा होगा। नेक्स्ट है ये, अवतल दर्पण से किसी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। ठीक, अवतल दर्पण से किसी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार, हम बताए थे दर्पण के केंद्र पर। ठीक, ऊपर ही यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ऊपर ही देख सकते हैं। ठीक, वक्ता केंद्र पर। ठीक, वक्ता केंद्र पर क्या होता है? वस्तु बराबर होता है। ठीक, वक्ता केंद्र पर रखेगा वस्तु तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर बनेगा और सेम बनेगा, एकदम साइज का बराबर। नेक्स्ट है ये, किसी गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस गोलीय दर्पण में? तो उत्तल दर्पण में। ठीक, केवल पूछे तो समझिएगा उत्तल। ठीक, क्योंकि अवतल दर्पण में काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। ठीक है, यानी सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक ही बनता है। नेक्स्ट है ये, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? नहीं, उत्तल दर्पण कभी नहीं बना सकता। ठीक, नेक्स्ट है, एक दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर, यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण? तो माइनस है भाई, तो हम बता दिए है कि अवतल दर्पण होगा। ठीक, माइनस रहे तो अवतल और प्लस रहे तो उत्तल दर्पण। ठीक, गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है और आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। ठीक, जी हाँ, आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात। ठीक, यानी कि बट्टा। ठीक, नेक्स्ट है ये, यहाँ पे देख सकते हैं m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई। ठीक, यानी कि यहाँ पे अनुपात इसको कहा जाता है। ठीक, m बराबर h1/h। जी हाँ, h1 से प्रतिबिंब की ऊंचाई निरूपित होता है और h से वस्तु की ऊंचाई। ठीक, और m से आवर्धन। आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लघु 3 में बहुत बड़ा है, बोर्ड मॉडल है। आवर्धन m ऋणात्मक मान यह बतलाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है। नेक्स्ट है ये, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो r बराबर 20 सेंटीमीटर, तो f बराबर r/2 हमको बताए थे। ठीक, तो f बराबर r/2, यहाँ पे 20/2 बराबर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक, जी हाँ, f यहाँ पे पूछ रहा है और r 20 दिया हुआ है। ठीक, तो r 20, अब 20 को 2 से भाग लगाएं तो 10। उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखे। तो उत्तल दर्पण के एक उपयोग क्या लिख सकते हैं? साइड मिरर। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो वही f बराबर r/2, 32/2, 16 सेंटीमीटर। काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, यहाँ पे चूंकि दर्पण उत्तल है इसलिए f बराबर +16 होगा। ठीक, शायद बुक में इसका क्वेश्चन थोड़ा डिफाइन में दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है ये, समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ है? तो देखिए, समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और m का घनात्मक चिन्ह यह बताता है कि वह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है। नेक्स्ट है ये, एक गोलीय दर्पण जिसका वक्ता केंद्र C है, ओके, पर एक किरण AC भी आपतित होती है, AC भी आपतित होती है, तो यह किस दिशा में परावर्तित होगी? तो एक गोलीय दर्पण जिसका वक्ता केंद्र C है पर एक किरण AC भी आपतित होती है, तब वह उसी दिशा में लौट जाती है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या दर्पण पर स्थित किसी बिंदु पर अभिलंब होती है। इसलिए जो किरण दर्पण के वक्ता केंद्र पर पड़ती है तो वह दर्पण लंबवत ही होती है, अतः परावर्तन के बाद वह उसी पथ पर लौट जाती है। हम आपको ऊपर भी बताए थे। ठीक, नेक्स्ट है ये और लास्ट है शायद, हाँ, अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखे। तो अवतल दर्पण का उपयोग एक तो दाढ़ी बनाने के रूप में, एक हेडलाइट के ऊपर में, ठीक, हेडलाइट के रूप में, या फिर टॉर्च वाहन सर्च लाइट। ठीक, जी हाँ, दो उपयोगी पूछ रहे तो एक लिख दीजिएगा हजामती दर्पण यानी दाढ़ी बनाने के लिए, एक टॉर्च में लिख दीजिएगा ये हेडलाइट हो जाएगी या सर्च लाइट। ठीक, तो बस यही था। उम्मीद करता वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।